करगिल की थ्योरीज जब आती थी तो बहुत सारी बातें आती थी कि उस वक्त भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। फोटोज देखें कारगिल के, हाउ मेनी जवान से वेयरिंग बुलेट प्रूफ, एक भी नहीं मिलेगा। पता कैसे बुलेट प्रूफ आते थे उस वक्त? लोहे की प्लेटें होती थी, लोहे की स्टील प्लेट्स 16-16 किलो की। आप चल नहीं पाएंगे उससे जाके। करगिल में भी इस पे लास्ट सवाल पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि करगिल की थ्योरीज जब आती थी तो बहुत सारी बातें आती थी कि उस वक्त भी इक्विपमेंट्स नहीं थे, सही से इक्विपमेंट नहीं थे, जो इक्विपमेंट चाहिए होते थे उस तरह की फौज को युद्ध लड़ने के लिए। इज इट ट्रू? आपने देखे वीडियोस देखे हैं ना, फोटोज देखे हैं कारगिल के, हाउ मेनी जवान से वेयरिंग बुलेट प्रूफ। फोटो देखी जाके वापस, एक भी नहीं मिलेगा आपको। पता कैसे बुलेट प्रूफ आते थे उस वक्त? वो भी किसी किसी को मिलते थे। लोहे की प्लेटें होती थी, लोहे की स्टील प्लेट्स 16-16 किलो की। आप चल नहीं पाएंगे उससे जाके। क्या आप वो, और देख उस टाइम नई कॉन्सेप्ट शुरू हुई थी क्लिफ असॉल्ट, कि आपको पूरी क्लिफ, मतलब जो 80-90 डिग्री के बिल्कुल एंगल पे खड़े होता पहाड़, उसके ऊपर चढ़ के आपको असॉल्ट करना है। उसके साथ तो सवाल नहीं उठता। केवलार आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हल्की हैं, आप वो तो कम से उन जवानों को दे सकते थे जो उस क्लिफ असॉल्ट के जा रहे हैं, उनके पास भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो फिर ये कौन लोग हैं फौज से जो आकर टीवी पर कहते हैं कि अब हाईली इक्विप्ड हो गए हैं, हम सब बेहतर हो गया है, अब बहुत खर्चा हो रहा है, अब आर्मी को प्रायोरिटी है, आर्मी अपने फैसले खुद लेती है? ये सारे बयान आम जनता सुनती है। ये सच है, ये सच है। आर्मी को काफ़ी इंडिपेंडेंस मिली है इस गवर्नमेंट में आने के बाद, और काफ़ी हद तक जो आर्मी कमांडर्स हैं उनकी खरीदने की जो क्षमता है, उनको पैसे दिए गए हैं कि आप खुद खरीद सकते हैं, लेकिन लिमिटेड चॉइस है। जैसे ड्रोन्स का एग्जांपल देता हूँ, बटालियन लेवल पे अभी वो ड्रोन्स खरीद सकते हैं क्योंकि ज़रूरत है, लेकिन वेंडर्स का लिस्ट ऊपर से आता है कि भाई ये है, आपको भारत जो हमारा खुद में बनाना है, मेड इन इंडिया ही आपको लेना है। उनमें क्वालिटी नहीं है, वो सब भी चोरी करते हैं जो हमें सप्लाई कर रहे हैं। चाइनीज़ पार्ट लाते हैं, उन पर स्टैम्प मारते हैं चिप्स के ऊपर, मेड इन वियतनाम, मेड इन सिंगापुर, ऑल चाइनीज़ सैम्पल करके यहाँ हमें 4 गुना प्राइस से बेच रहे हैं। वो हर कोई ये कर रहा है, हर कोई यही कर रहा है अभी, चाहे वो बाहर का हो चाहे अंदर का हो। इतना आप रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, लिमिटेड कर देंगे, तो यही होगा उसका हश्र, यही होगा फिर आखिर में। लेकिन हाँ, ये चीज़ को मैं कबूल करता हूँ और मानता हूँ कि काफ़ी हद तक कमांडर्स हैं जो हमारे सीनियर आर्मी कमांडर्स हैं, उनको काफ़ी हद तक इस नई गवर्नमेंट ने एक छूट दी है, काफ़ी फ्रीडम दी है, फ्रीडम ऑफ एक्शन, कि आप डिसाइड करें क्या ठीक है क्या नहीं, उस हिसाब से करें। नए इक्विपमेंट आए हैं, बिल्कुल ये बोलना है कुछ नहीं गलत होगा, बहुत सा नया इक्विपमेंट आया है और इम्प्रूवमेंट लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी काफ़ी कुछ होना है। और फिर मैं चीज़ दोहराता हूँ, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारा बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है, इन्फेंट्री सोल्जर, वहाँ से शुरू होनी चाहिए। देन इट शुड गो टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड रफाल्स। पहली शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, जहाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच नीड्स टू बी डन। ठीक है, अब एक बार हम ग्लोबल लेवल से थोड़ा इंडिया जोड़ के कुछ सवाल मैंने रखे थे। CIA जो है वो दुनिया भर में सत्ता पलटने के लिए मशहूर है। रूस की एजेंसी दुश्मनों को जहर दे देती है, और मोसाद अलग लेवल पे खेल खेलती है। रॉ जो आज चल रही है, क्या सीखना चाहिए, क्या इन तीनों एजेंसियों से हम ले सकते हैं? देखिए, मोसाद इज क्लास अपार्ट। मोसाद अपनी प्लानिंग बहुत पहले शुरू करती है। CIA से बेहतर मोसाद? मोसाद हैज नो कंपेटिटर। आप देखिए, आपको उदाहरण देता हूँ, एक आपको चीज़ अच्छी समझ में आएगी। जो पीछे एक पेजेस थे हिजबुल्लाह कमांडर के पास में, बिकॉज दे डिडंट, वो फोन यूज़ नहीं करते थे, उनकी लोकेशन पता लग जाएगी, पेजेस यूज़ करने शुरू किए। अब देखिए, जिस स्टेज से मैन्युफैक्चर हुए हैं, जहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ है, तब से मोसाद ने उस पर नज़र रखी हुई है। कहाँ से ऑर्डर प्लेस होगा, कहाँ वो बनाए जाएंगे, कहाँ उनके अंदर एक्सप्लोजिव डाला जाएगा, कब उनको हिजबुल्लाह सप्लाई होगा, इतने साल से प्लानिंग चल रही है। एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, समथिंग विच वॉज पुल्ड ऑफ बाय अ इंटेलिजेंस एजेंसी एवर इन द वर्ल्ड। ऐसी ना कभी घटना हुई है, ना शायद दोबारा होगी। एक स्ट्राइक में उन्होंने जो है 50% हिजबुल्लाह कमांडर्स, जो टॉप कमांडर्स हैं, उनको इनकैपेसिटेट कर दिया। और ये प्लानिंग कितने साल से चल रही है, कितनी मैंड प्लानिंग हुई है, ये और कोई इंटेलिजेंस सोच भी नहीं सकती, इंक्लूडिंग CIA के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। दे स्पेशलाइज इन कलर रेवोल्यूशंस लाइक मैदान इन यूक्रेन 2014 एंड अराउंड द वर्ल्ड, लाइक व्हाट दे डिड इन बांग्लादेश। दे स्पेशलाइज इन दिस CIA, क्योंकि पैसा बहुत है। आप पैसा फेंको, जो व्हाट दे डिड इन वेनेजुएला, पैसा फेंको, किसी को खरीदो, बोला तेरी फैमिली को वहाँ भेज दूंगा मैं अमेरिका, तेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यू विल गेट अमेरिकन पासपोर्ट, तुझे ये करना है। और जो गरीब मुल्क हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, आपने बोला कि भाई तेरे को हम अमेरिकन पासपोर्ट देंगे, तेरी पूरी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है, तेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, और तो जितना पैसा मिलता रहेगा। आपको लगता है कितने लोग तैयार हो जाएंगे, काम कुछ भी काम करने तैयार हो जाए इसके लिए? ये पूरी दुनिया में ये हालत है सर, गरीब मुल्कों में। और CIA के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा फेंकते हैं, काम करवाते हैं। मोसाद प्रोफेशन है, डेडिकेशन है, वो अलग है। दूसरी बड़ी एजेंसी है MI6,
ब्रिटेन की, वो कुछ CIA का ही एक कुछ हद तक वो है, उसे आप मोसाद और CIA के बीच की वजह से लगा लीजिए, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है अपना नैरेटिव सेट करने के अंदर। रशियंस की KGB वॉज अ डिफरेंट लेवल, बट जो अभी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है और जिनके डिप्टी जो लीडर हैं उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है, अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं वो, उससे काफ़ी जो बातचीत पे फ़र्क पड़ा है। अभी रशिया और यूक्रेन की 2 दिन पहले उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है। अब उनका वो लेवल नहीं रहा है इतना, पैसों की वजह से, पैसे कमी है, रिसोर्स की कमी है, रीच की कमी है। बट ये मोसाद इतनी बड़ी कैसे हो गई, छोटा सा देश? डेडिकेशन। आप इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पैसे फेंक के और पासपोर्ट दिखा के नहीं खरीद सकते, जो कि 90% मुल्कों में ऐसा हो सकता है, वहाँ नहीं हो सकता। मतलब आप ये कह रहे हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट देश के प्रति इजरायली है? उदाहरण देता हूँ आपको ये चीज़ समझाने के लिए। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेनियन मर्द जो हैं बाहर भागने की कोशिश करते, उस टाइम गोइंग रेट था $3000 पर मैन, कि आप बॉर्डर गार्ड को 3000 की ब्राइब दीजिए डॉलर्स की और आपको बाहर निकलने देंगे, वो देश छोड़ के भाग रहे कहीं लड़ना ना पड़ जाए। जब 7 अक्टूबर हुआ, मैं 9 अक्टूबर पहुंचा हूँ तेल अवीव में, हर पूरी दुनिया से फ्लाइट्स इजराइल के अंदर जा रही थी लड़ने के लिए, कि हम वापस लड़ेंगे जाके। ये फ़र्क है इजराइल में और बाकी मुल्कों में दुनिया के, इसीलिए वो गल्फ कंट्री डेडिकेशन वो है। अब देखिए कितने हैं, 80 लाख लोग, चारों तरफ उनसे 10 गुना बड़े बड़े मुल्क हैं, 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब मिलकर वो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं 1948 से, और सबको उन्होंने हर बार हराया है। कैसे ऐसा हो सकता है? 80 लाख लोग, 8 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, जो उनसे इनके रिसोर्सेज हैं, चाहे से घेर रखा आपको, और जिन्होंने अचानक आपके ऊपर हमला किया है, आपने फिर भी उन सबको परास्त कर दिया। ऐसा कैसे संभव है? तो वो जो इजरायली कौम है ना, जो डेडिकेशन है, जो मुल्क के लिए एक वफादारी है, प्यार है, एक डेडिकेशन है कि मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जज्बा आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेगा। बट क्या अब जासूसों की कमी, मतलब जासूसों की ज़रूरत ख़त्म हो रही है? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, जैसे हमने ईरान में देखा कि कई जगहों पर अटैक करवा दिया गया, ड्रोन उड़ा दिया गया, इराक में गए थे साइंटिस्ट को उड़ा दिया गया। क्या अब जासूसों की ज़रूरत टेक्नोलॉजी की वजह से भविष्य में कम हो जाएगी? देखिए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, आप डिफरेंट आपके जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस, एंड देन समथिंग कॉल्ड ह्यूमन इंट इज़ ऑलवेज क्रिटिकल। आपको जब आप इंटेलिजेंस मिलती है, आपको इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। आपके पास 2000 पेज आ गए, उनमें इंटेलिजेंस 2 पेज की है, वो 2 पेज निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हर चीज़ कोऑर्डिनेट की जाती है, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, योर सैटेलाइट इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड दिस ह्यूमन इंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ह्यूमन इंट कभी भी इररिलेवेंट नहीं होगी दुनिया के अंदर। और ह्यूमन इंट सिर्फ आपके खुद के जो लोग हैं, जो आपके स्पाइस, आपके एजेंट्स में उपस्थित हैं, सिर्फ आपको वो ह्यूमन प्रोवाइड कर सकते हैं, और कहीं से नहीं आ सकती। नहीं, बट ये टेक्नोलॉजी इसलिए पूछा मैंने, जैसे वेनेजुएला को लेकर एक खबर आई थी कि अमेरिका ने साइबर अटैक कर दिया, सारा कोऑर्डिनेशन जो था वो ख़त्म कर दिया। ईरान को लेकर भी यही था कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान में जब उनके परमाणु हथियारों को निरस्त करने की कोशिश की थी, तो सारे उनकी टेक्नोलॉजी गायब करी थी, फेड आउट हो गया था। क्या यही अगला वॉर है कि जिसके हाथ में कंट्रोल है, मशीन है, वही दुनिया जीत रहा है? देखिए, मशीन, वेनेजुएला भी मजबूत देश है, अच्छी खासी उनकी आर्मी है, नॉट लाइक ईरान इज मच मोर बिगर एंड मच मोर पावरफुल। देखिए, अभी जैसे मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं जानता, आई थिंक वेनेजुएला इज समथिंग अबाउट 8 मिलियन पीपल, एंड ईरान इज आई थिंक ऑलमोस्ट 86 मिलियन पीपल, एंड ईरान इज़ अ वेरी ओल्ड एंड प्राउड कंट्री। इसका हमारे जितना पुराना उनका एक सिविलाइजेशन रहा है, और जो इवन मिलिट्री पावर है ईरान की, और अभी तो सपोर्ट आ रहा है लगातार, अभी खबरें आ रही हैं काफ़ी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं वहाँ, सब कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा इंपॉर्टेंट थी। जब बाबर आया, बाबर क्यों इतनी छोटी सेना के साथ हमारे से जीत के यहाँ हिंदुस्तानी जो यहाँ के जो हिमू था, उससे किसने जीत गया? गोला बारूद की हमारे पास आर्टिलरी नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी ना। तो टेक्नोलॉजी आज भी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स, रोबोटिक्स, AI, इसने सब कुछ बदल दिया है। और जो कंट्री इन फील्ड्स में ज़्यादा महारत हासिल करेगी, उसको हमेशा एज रहेगी। ह्यूमन जो है एलिमेंट है वॉरफेयर में, स्पाइंग में, कम हो गया, ख़त्म कभी भी नहीं होगा। इट विल स्टिल बी द मैन बिहाइंड द मशीन हु विल ऑलवेज मैटर, बट मशीन हैज़ बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट। और उनका स्कोप जो है वॉरफेयर में, जो चीज़ें वो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, और उसको हमें भी कैचअप करने की जरूरत है। जैसे एक ड्रोन है, लाख रुपए का ड्रोन आया, वो करोड़ों के टैंक को जाके उड़ा दे रहा है। तो फिर जो पुराना वॉरफेयर सिस्टम था, जहाँ करोड़ों का आप टैंक लेते थे या आप एयरक्राफ्ट लेते थे, उनकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये हुआ क्या, काम से शुरू हुआ ये,
जो एक आपने 2 मुल्क सुने होंगे, आर्मीनिया और अजरबैजान में, वहाँ भी था। मैं खुद ज़मीन पे जाकर देख के आया हूँ। आजकल तो हिंदुस्तान खाली वॉर ही कवर करता है। नागोर्नो काराबाख में, हाँ हाँ, वहाँ बराबर की फौजें हैं, दोनों की लगभग संख्या बराबर है, टैंक्स की संख्या बराबर है, एयर डिफेंस बराबर है, हथियार बराबर हैं, मोटिवेशन बराबर है। और 48 घंटे के अंदर अंदर आर्मीनिया सरेंडर कर देता है कि हमें लड़ाई रोकनी है, हम हाथ खड़े करते हैं। क्योंकि ड्रोन्स फर्स्ट टाइम इतने बड़े लेवल पे बैटलफील्ड में, टर्की के ड्रोन्स अजरबैजान में, हाँ अजरबैजान खरीदे थे बैरेक्टर ड्रोन्स थे जो। तो आप सोचें अब 48 टैंक डिप्लॉयड हैं ज़मीन पे 3-4 किलोमीटर के इलाके में, और अचानक से ऊपर कुछ आगे गिर रहा है और एकदम टैंक बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या और हो क्या रहा है और कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो जो बराबर आपके बराबर की आर्मी है, आपके सामने लड़ाई लड़ रही है और 48 घंटे में आपने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। तो टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो आपको इससे स्तब्ध कर देगी।